वह न्यूनतम 3 महीने का और अधिकतम 1 साल का, या जो निर्वाचन और प्रथम निर्वाचन तक उसका होता है, तो वह उसका कार्यकाल निश्चित किया जाता है। फिर जो अंश पूंजी के रूप में राशि संकलित की गई है वह कॉर्पोरेट बैंक में जमा करा दी जाती है। अब संगठन के द्वारा अपनी एक रिपोर्ट बनाई जाती है, उस रिपोर्ट के अंतर्गत जो ये रिजोल्यूशन किया गया है रिजोल्यूशन, और इसमें एक और रिजोल्यूशन किया जाता है जिसमें कि जो दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत किए जा रहे हैं पंजीयक के पास में, जिससे कि सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हो, तो ऐसे जो रिजोल्यूशन किया गया जाएगा उसके अंदर जो भी दस्तावेज हैं उस पे जो नामांकित अध्यक्ष बनाया गया है तो नामांकित अध्यक्ष को अधिकृत किया जाएगा, उपाध्यक्ष को अधिकृत किया जाएगा, या 2 या 3 जो भी व्यक्ति है उनको अधिकृत किया जाएगा, जो कि ये सारे दस्तावेज को प्रस्तुत करना, इसके संबंध में कोई यदि क्वेरी हो तो उसका जवाब देना, उसका भी किया जाएगा। इसके पश्चात हम जो है ऑनलाइन हमने रजिस्ट्रेशन का आवेदन दिया था। अब संगठक के द्वारा जो है पंजीयन का प्रस्ताव तैयार किया गया है। पंजीयन के प्रस्ताव तैयार करने के पश्चात संगठक उपविधि जो है वह 4 प्रतियों में, चारों प्रतियों में जो है जो भी प्रवर्तक सदस्य हैं, जो पहली बार सदस्य बने हैं, जो न्यूनतम सदस्य संख्या बताई है, उनके द्वारा या नामांकित संचालक जो बनाया गया है उनके द्वारा अंतिम पृष्ठ पे जो है हस्ताक्षर किए जाते हैं। और इसके लिए सोसाइटी का जो भी नाम रखा गया हो वो नाम जो है ऐसा होना चाहिए जो पहले किसी ने नहीं रखा हो, राष्ट्रीय प्रतीक नहीं हो, राष्ट्रीय राजनेता वगैरह जो है जिसको प्रतिबंधित किया गया है, राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह के रूप में जो अधिनियम बनाया गया उस अधिनियम के अंतर्गत जो नाम बताए गए हैं कि इन नामों को रखने के लिए संबंधित सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना होती है, उस तरीके का यदि नाम नहीं रखा गया है और रखा जाएगा, एक सील बनाई जाएगी जिसके सामने प्रस्तावित सोसाइटी करके लिखा जाएगा, और ऐसी एक सील बनाई जाएगी अध्यक्ष उपाध्यक्ष के नाम पे जो कि प्रस्तावित समिति के नाम पे होगी। तो सोसाइटी पंजीयन करने का आवेदन, उसके बाद में उपविधि जो 4 प्रति में होगी, संचालक मंडल जो है, जो नामांकित संचालक मंडल बनाया गया है उसके प्रस्ताव ठहराव वह 4 कॉपी में, सदस्य जो बनाए गए उसका सदस्यता का जो फॉर्म है, सदस्यता के फॉर्म में उससे व्यक्तिगत जानकारी होगी, उसमें उत्तराधिकारी की जानकारी होगी, इसके अलावा उसका फोटो होगा, उस पर उस व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे, और प्रस्तावित समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया है वो उस जानकारी को जो है वह प्रमाणित करेगा। तो काउंटर सिग्नेचर जो है अध्यक्ष के होंगे, तो वो सारे सदस्यों के उसमें व्यक्तिगत फोटो होंगे, और बाकी जो है एक मूल आवेदन होगा और बाकी 3 जो है छाया प्रति उससे तैयार कर ली जाएगी, और उसको जो है जो छाया प्रति तैयार की गई उसको टीसी करके जो प्रस्तावित समिति का अध्यक्ष है वह अध्यक्ष जो है उससे सत्यापित करेगा। तो दूसरा दस्तावेज हमारा जो है जो प्रस्तावित संचालक मंडल का हुआ है 4 ओपीडी के साथ में प्रस्तावित संचालक मंडल, फिर प्रथम बैठक जो संगठन द्वारा की गई वह उस लगाया जाएगा। उसके बाद में जो सोसाइटी काम करेगी तो उसकी इकोनॉमी जो है, उसकी कार्य योजना जो है वो बनाई जाएगी। कार्य योजना के अंदर देखा जाएगा कि कितने सदस्य हैं, कौन सा व्यवसाय करेगी, कितना करेगी, कितना लाभ होगा, फिर अगले साल हम कितना व्यवसाय करेंगे। जैसे 3 से 5 साल की जो हमारी एक व्यवसायिक कार्य योजना बनाई जाती है, जिसके आधार पर हम ये बताते हैं कि हमारी सोसाइटी सर्वाइव करेगी और यह सहकारी सिद्धांत के आधार पर अपने सदस्यों के आर्थिक कल्याण के लिए कार्य करेगी। ये कार्य योजना बनाई जाती है, ये 4 प्रतियों में होती है। तो इस तरीके से मुख्य दस्तावेज के रूप में आवेदन हो गया। उसके बाद में उपविधि 4 प्रति में हो गई, जो प्रस्तावित संचालक मंडल है उसकी 4 कॉपी हो जाएगी। फिर जो संगठन ने सारे सदस्यों की बैठक करी उसकी जो कार्यवाही विवरण है, जो मिनट्स है, वो मिनट्स की कॉपी 4 प्रति में लगेगी। उसके बाद में एक निर्धारित प्रारूप में शीट है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का नाम, उसके पिता का नाम, उसके द्वारा उसका पता दिया जाएगा और उसके द्वारा कितनी राशि के कितने अंश किए गए, कुल उसके द्वारा प्रदत्त अंश पूंजी कितनी है, उसके जो है वो प्रपत्र बनाया जाएगा। उसमें प्रत्येक सदस्य जो है अपने नाम के सामने हस्ताक्षर करेगा कि उसके द्वारा जो जानकारी दी गई है वो जानकारी सही है और उसने उतने अंश जो है के लिए अंश पूंजी का पैसा प्रदान किया गया है। इसमें उत्तराधिकारी का नाम भी अंकित किया जाता है। ये सारे बना के जो है वह संगठन के माध्यम से रजिस्ट्रार ऑफिस में जो भी उसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, ARDR हो, JR हो या रजिस्ट्रार हो, उसको प्रस्तुत करेगा।
उसको प्रस्तुत करने के बाद में धारा 9 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन आएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन आने पर जिस दिनांक को आवेदन प्राप्त हुआ है उस दिनांक के 90 दिन के अंदर सोसाइटी का पंजीयन करना बंधनकारी है। यदि 90 दिन में वह पंजीयन की कार्यवाही नहीं कर पाता है तो ARDR JR जो हैं उन्हें 15 दिन की अवधि में अपना नेक्स्ट जो ऑफिसर है, जैसे ARDR है तो JR यदि है तो रजिस्ट्रार है तो शासन, उनको जो है उन कारणों को लिखते हुए अनुमति लेना पड़ेगी कि किन्हीं कारणवश, जैसे मान लीजिए कोरोना हो गया, ऑफिस नहीं खुल रहा है और कोई ऐसी स्थिति हो गई कि वहाँ अधिकारी पदस्थ नहीं है, तो जो भी कारण हो उस कारण को अंकित करते हुए अनुमति मांगी जाएगी। अनुमति आने के पश्चात 2 महीने की अवधि में जो है उस सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। यदि 90 दिन के बाद में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करने के, हेलो, कुछ कह रहे हैं आप या आपके आपस में बात हो रही तो प्लीज आप जो है मोबाइल को म्यूट पे कर लें। तो सोसाइटी अगर कभी 90 दिन में रजिस्टर्ड नहीं होती है और 90 दिन में रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण वह यदि अपनी समयावधि बढ़ाने का आवेदन देके अनुमति प्राप्त नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में डीम्ड टू रजिस्टर मानी जाएगी। और यदि उसकी बढ़ी हुई अवधि है और बढ़ी हुई अवधि में भी यदि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए नहीं किया गया तो ऐसी दशा में वह भी ऑटोमेटिकली जो है रजिस्टर्ड मानी जाएगी। तो धारा 9 के अंतर्गत सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के अंदर पहली शर्त जो है रजिस्टर है उसका यह उत्तरदायित्व है कि वह 90 दिन में उसका रजिस्ट्रेशन करे और यदि 90 दिन में किसी कारणवश नहीं होता है तो अपने आगे जो सीनियर ऑफिसर है नेक्स्ट स्टेज पे उससे वो अनुमति प्राप्त करे और वह अनुमति प्राप्त करने के लिए जो उन्हें समयावधि दी गई उस समयावधि में भी अगर कभी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो डीम्ड टू रजिस्टर्ड मानी जाती है। जब हम धारा 14 इसमें पढ़ेंगे उस वक्त इस चीज को डीम्ड टू रजिस्ट्रेशन के विषय में बात करेंगे। यदि मान लीजिए तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का आवेदन आया, आवेदन आने के बाद में जो भी रजिस्ट्रार होता है उस रजिस्ट्रार को उसकी समीक्षा करनी होती है। तो सबसे पहले वो देता है कि जो सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन का आवेदन प्राप्त हुआ है वह आवेदन में और जिस उद्देश्य की सोसाइटी रजिस्टर किया गया क्या उस कार्य क्षेत्र में कोई दूसरी सोसाइटी रजिस्टर्ड है। यदि दूसरी सोसाइटी रजिस्टर्ड है तो उस सोसाइटी के विषय में वो देखेगा कि इस आवेदन के या इस सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन करने से उस सोसाइटी के व्यवसाय के ऊपर क्या प्रभाव होगा, या फिर ये जो नवीन सोसाइटी गठित है तो उसके व्यवसाय के ऊपर क्या प्रभावित होगा, जो कार्य योजना बने उसके अनुसार कार्य कर सकेगा या नहीं। तो कार्य क्षेत्र में एक सोसाइटी या एक से अधिक सोसाइटी रजिस्टर्ड हो सकती, रजिस्टर पूर्व से हो चुकी होती है। तो या तो जो रजिस्ट्रेशन किया गया है ये सोसाइटी सारे सोसाइटियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लाके रजिस्ट्रार को प्रस्तुत कर दे कि जिस कार्य क्षेत्र में मैं सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहा हूं उस कार्य क्षेत्र में ये सोसाइटियां पूर्व से ही कार्यरत है और उन संस्थाओं के द्वारा इस सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए अनापत्ति दी है तो अनापत्ति प्राप्त करके वह अपने जो पंजीयन का आवेदन है उस आवेदन के साथ में प्रस्तुत कर सकता है। यदि वो प्रस्तुत नहीं करता है तो ऐसी दशा में जो भी रजिस्ट्रेशन का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है वह पूर्व से कार्यरत सोसाइटी को जो है एक समझ जारी करता है जिसके अंदर बताता है कि आपका जो एक कार्य क्षेत्र है इस कार्य क्षेत्र में यह नवीन सोसाइटी का पंजीयन हेतु जो है आवेदन प्राप्त हुआ, जो है रजिस्ट्रेशन का आवेदन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। तो यदि इस विषय में आपका कोई मत हो तो दीजिए या अपना अभिमत प्रस्तुत कीजिए या अनापत्ति प्रस्तुत कीजिए और निर्धारित समयावधि में अगर आप अपना पक्ष समर्थित नहीं करते और अनापत्ति प्रस्तुत नहीं करते तो माना जाएगा कि आपको इसके पंजीयन करने से किसी प्रकार का जो है गुजरदारी नहीं है। तो इस तरीका होता है। अगर कभी कोई इस बीच आवेदन आता है या कोई व्यक्ति अपना पक्ष करना चाहता है तो वो लिखित में देगा या फिर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता तो उसका बयान दर्ज किया जाएगा जिसपे उसके हस्ताक्षर कराए जाएंगे। जिस व्यक्ति ने उसका बयान लिया है उसके जो है प्रति हस्ताक्षर किए जाएंगे
और इसके बाद में जो है जो आवेदन में उसने जो आपत्ति दी उस आपत्ति में और जो सोसाइटी का जो पंजीयन करने का प्रस्ताव आया है उसमें जो प्रस्तावित अध्यक्ष या जो प्रस्तावित अध्यक्ष यदि मान लीजिए नहीं बनाया गया है तो ऐसी दशा में पंजीयन का जो आवेदन दिया गया है उस आवेदन के पहले नंबर पे जिस व्यक्ति ने हस्ताक्षर किए हैं उस व्यक्ति को बुलाया जाएगा। वह व्यक्ति सबकी ओर से जो है पक्ष प्रस्तुत करेगा और वो बताएगा कि जो आपत्ति है या आपत्ति सही है या गलत है, और सभी पक्षों को सुनने के बाद में जो रजिस्ट्रार है वो इस बात का निर्णय लेगा कि सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए या नहीं। यदि किया जाना चाहिए तो उन तथ्यों को लिखते हुए जो है वह रजिस्ट्रेशन कर देगा, और यदि उसे लगता है कि नहीं इसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाना चाहिए तो फिर वो एक आदेश पारित करेगा जिसमें सारे तथ्यों को लिखेगा कि किन तथ्यों के कारण से उसकी सोसाइटी का पंजीयन नहीं किया जा सकता है। यदि सोसाइटी के पंजीयन करने का इंकारी की जाती है तो ये आदेश पारित किया जाएगा। आदेश की प्रति संबंधित को दी जाएगी। संबंधित व्यक्ति जो है यदि उस आदेश से संतुष्ट नहीं है तो उसकी अधिनियम के विधि प्रावधानों के अंतर्गत अपील कर सकता है। तो यह सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के विषय में हमने चर्चा करी। इसके बाद में धारा 8 के अंतर्गत रजिस्ट्रार को एक विशिष्ट शक्ति प्रदान की गई है जिसमें वो जो है विनिश्चितता तय करता है। तो किसी सोसाइटी के मेंबर बनने के लिए उसने आवेदन दिया और उस आवेदन को आपने स्वीकार कर लिया तो कोई बात नहीं। यदि अस्वीकार किया है या आपको लगता है कि जो आपने पात्रता बताई है वह पात्रता उसकी पूरी नहीं है तो ऐसी दशा में आप उसके आवेदन को स्वीकार नहीं करेंगे या मना कर देंगे। तो उस व्यक्ति के सामने यह स्वतंत्रता रहेगी कि वह जो उसका रजिस्ट्रार है ARDR JR रजिस्ट्रार जो है हो सकता है उनके सामने सारे तथ्य वो अपने प्रस्तुत करेगा। उसके बाद जब कोई पीड़ित पक्ष का जिसे आपने सदस्य नहीं बनाया है वह आवेदन करेगा तो वह आवेदन करने के पश्चात में वह सोसाइटी को रजिस्ट्रार जो है उस आवेदन की प्रति देगा और सोसाइटी का पक्ष सुनेगा। पक्ष सुनने के बाद में वह जो है यह निर्णय देगा कि उस व्यक्ति को सदस्य बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। और यह जो निर्णय संबंधित रजिस्ट्रार द्वारा लिया गया है इस उसके निर्णय की किसी भी प्रकार की कोई अपील जो है वो नहीं होगी। यह भी हो सकता है कि आपके सामने आवेदन प्राप्त हो और आवेदन प्राप्त होने के बाद में आप उसमें निर्णय नहीं ले पा रहे या किसी विषय में आपको संशय है तो ऐसी दशा में आप स्वयं से मतलब सोसाइटी जो है वह भी रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकती है। तो धारा 8 के अंतर्गत जो आवेदन किया जाएगा उसके अंदर कोई व्यक्ति कृषक है या नहीं, कार्य क्षेत्र में निवास कर रहा है या नहीं, सोसाइटी का कोई अगर वर्ग विशिष्ट बताया गया है तो विशिष्ट वर्ग का है या नहीं। जैसे हम विशिष्ट सोसाइटी में लेते हैं, वनोपज सोसाइटी में लेते हैं कि साहब मछुआरा होना चाहिए, यहाँ पे और तेंदुपत्ता संग्रह करने वाला होना चाहिए, या दूध सोसाइटी तो उसके यहाँ पे जो है दूध देने वाले पशु होना चाहिए। तो जो विशिष्ट वर्ग बताया गया है जिसकी जो विशिष्ट आइडेंटिटी के कारण से ही सदस्य बन सकता है, सामान्य व्यक्ति उसमें सदस्य नहीं बनता है तो उसके विषय में है। रोजगार के विषय में यदि बात हो या फिर जो है उसकी सदस्यता की पात्रता जो अधिनियम नियम विधि के अंदर बताई गई उसका क्लेरिफिकेशन नहीं है तो ऐसी दशा में सोसाइटी सारे तथ्यों को लिख के रजिस्ट्रार को आवेदन करेगी कि कृपया साहब ये आप निश्चित करके बताइए कि इस व्यक्ति के द्वारा जो आवेदन दिया गया है यदि आप चाहें तो उसके साथ जो भी उसने सदस्य होने के लिए आवेदन दिया था उस आवेदन के जो दस्तावेज हैं जो प्रपत्र है उसकी छायाप्रति प्रस्तुत कर सकते हैं। और उसके अलावा यदि आपको अपना कोई कथन देना हो तो लिखित में कथन दे सकते हैं या कार्यालय में उपस्थित होके जो रजिस्ट्रार है वो आपसे किसी प्रकार के क्वेरी करे तो क्वेरी करेगा और उसमें कथन अंकित करेगा, वो सारा चीजें आप देंगे। तो धारा 8 के अंतर्गत जो है विनिश्चय करने की अधिकारिता सदस्यता की पात्रता की वह रजिस्ट्रार को अधिकारिता प्रदत्त की गई है। तो उसके अंतर्गत सोसाइटी स्वयं या जो पीड़ित पक्षकार है वह आवेदन कर सकता है और उसके ऊपर पक्ष सुनने के पश्चात रजिस्ट्रार द्वारा जो निर्णय दिया जाएगा उस निर्णय को जो है वो आदेश होगा। उस आदेश के अंदर सारी तथ्यों को लिखा जाएगा कि किस आधार पर उन्होंने स्वीकार किया या ऐसे कारण भी लिखे जाएंगे जिस आधार पर उन्होंने पात्रता के लिए जो है उसको अधिकारिता नहीं माना है।
तो पंजीयन के विषय में हमारे जो विधिक प्रावधान थे वो हमने चर्चा करी। अब इसके बाद में धारा 10 के अंतर्गत जो है सोसाइटियों का वर्गीकरण होता है। सोसाइटियों का वर्गीकरण दो प्रकार का होता है, एक तो प्राथमिक समितियां होती है, दूसरी केंद्रीय समितियां होती है, तीसरी शीर्ष समितियां होती है, जिसका कि हमने परिभाषा के समय में भी चर्चा करी थी। आज पुनः एक बार चर्चा कर लेते हैं। प्राथमिक समितियां वो कहलाती है जिसमें व्यक्ति ही सदस्य होता है। संस्था में व्यक्ति के अलावा केवल शासन ही जो है, केंद्र या राज्य शासन जो अंश पूंजी या ऋण प्रदान करने के नाम पे सदस्य हो सकती है। अन्यथा प्राथमिक समितियों में सामान्य रूप से व्यक्ति सदस्य होते हैं और जिन संस्थाओं में, जिन सोसाइटियों में व्यक्ति सदस्य है वह अपने नाम के साथ में प्राथमिक शब्द जो है लिखता है। केंद्रीय समिति जो है वह या तो जिला स्तर पे हो सकती है या संभाग स्तर पे हो सकती है। जैसे जिला स्तर पर है तो जिला केंद्रीय सहकारी बैंक है, तो जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के सारे सदस्य जो हैं वह सोसाइटियां हैं। यदि संभाग स्तर पे देते हो तो दुग्ध संघ है। तो ऐसी समितियां जिसमें व्यक्ति भी सदस्य हो सकते हैं और सोसाइटी भी सदस्य हो सकते हैं, परंतु सोसाइटियों के सदस्य होने की संख्या न्यूनतम 5 निर्धारित की गई है। तो वह 5 जो है पंजीकृत संस्थाएं होंगी और वह जो है केंद्रीय सोसाइटी कहलाएगी। शीर्ष सोसाइटियों में सारी संस्थाएं आती हैं जिसका कार्यक्षेत्र या तो संभाग हो सकता है या पूरा प्रदेश हो सकता है। तो ये शीर्ष समितियां होती है और शीर्ष समितियों में व्यक्तिगत सदस्य नहीं होते हैं, समितियां ही उसकी जो है सदस्य होती है। इसके बाद में जो सोसाइटियों के क्लासिफिकेशंस हैं, जो उसके उद्देश्य हैं, उसके हिसाब से सोसाइटियां बनाई गई है। वह है उपभोक्ता सोसाइटी, कृषि कर्म सोसाइटी, गृह निर्माण सोसाइटी, विपणन सोसाइटी, बहुउद्देशीय सोसाइटी, उसके बाद में उत्पादक सोसाइटी, प्रसंस्करण सोसाइटी, संसाधन सोसाइटी, साधारण सोसाइटी और औद्योगिक सोसाइटी। तो ये जो है 12 प्रकार की सोसाइटी है और पहले 12 प्रकार की सोसाइटी थी, पर वर्तमान में जो है 3 सोसाइटियां जो है वो उस तरीके की गठित नहीं होती। जो संयुक्त कृषि है तो संयुक्त कृषि आजकल रजिस्टर नहीं हो रही है। उसके बाद में जो समूह सोसाइटी होती थी जिसमें कि कृषक लोग आपस में जो है उसे अपनी जमीन दे के फार्मिंग जो है कर लेते थे, वो वाली सोसाइटी है। तो ऐसी 3 सोसाइटी हटा दी गई। तो जो 12 प्रकार की सोसाइटी थी वो आज की तारीख में मात्र 9 प्रकार की सोसाइटी जो है वह रह गई है। अब वही सोसाइटी जो है जिस वर्ग की है, यदि अपना वर्ग परिवर्तन कराना चाहता है, वर्ग परिवर्तन से आशय है यदि कोई प्राइमरी सोसाइटी अपने आप को केंद्रीय सोसाइटी में परिवर्तित कराना चाहती है या शीर्ष सोसाइटी में परिवर्तित कराना चाहती है, तो इस संबंध में आवेदन देके और उससे संबंध जो भी दस्तावेज है वह दस्तावेज प्रदान करके वह रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकता है। आवेदन स्वीकार करने के पश्चात सोसाइटी जो है उसका वर्ग परिवर्तन हो जाता है। अब इसके बाद में हमने सोसाइटी की ओपीडी के विषय में चर्चा कर ली, उसके पंजीयन के विषय में चर्चा कर ली। अब सोसाइटी का पंजीयन हो गया, सोसाइटियां जो व्यवस्थित रूप से कार्य कर रही है। पर व्यवसाय करते समय सोसाइटी को जो है, क्योंकि सोसाइटी जो भी काम कर रही है उस काम करने के लिए जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन उसकी उपविधि है। तो उपविधि जो है कार्य करते करते कभी यह भी हो जाता है कि हमने किसी को सहायक उद्देश्य रखा हुआ, आज कार्य के मुद्दे मुख्य उद्देश्य हो जाए, या देश काल परिस्थितियों के अनुसार हमारे जो उद्देश्य हैं उस उद्देश्य को हमें थोड़ा सा विस्तार देना पड़े, या फिर अंश पूंजी जो है हमारी बढ़ानी पड़े। सदस्य जैसे हाउसिंग सोसाइटी के अंदर 200 मेंबर के जो है बाध्यता रखी गई है। तो ऐसी दशा में हमारे बायलॉज के अंदर कोई ऐसे तथ्य है जिसे कि हमें लगता है कि उसमें किसी प्रकार का संशोधन करना चाहिए। तो संशोधन करने के लिए हम जो है उसका प्रस्ताव रजिस्ट्रार को भेजेंगे। तो धारा 11 के अंतर्गत जो है सोसाइटी को एक विधिक अधिकारिता प्रदत्त की गई है कि वह अपनी उपविधि के अंदर संशोधन प्रस्तावित कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी उपविधि में संशोधन प्रस्तावित करता है तो उसे एक चार्ट बनाना पड़ेगा, एक निर्धारित इसमें प्रारूप दिया गया है। उस प्रारूप के अंतर्गत ये तय करना पड़ेगा कि उपविधि में, सबसे पहले हम इस बात को तय करेंगे कि उपविधि के अंदर जो हम संशोधन करने जा रहे हैं वो किस तरीके का है। क्या
पूर्व में कोई हमारा संशोधन है, उस संशोधन को परिवर्तित करना है, या उसमें किसी प्रकार की जो है नए तथ्य अंकित करना है, या फिर नया कोई जो है प्रावधान हमें प्रतिस्थापित करना है। जैसे मान लीजिए कि आपके सोसाइटी के अंदर संचालक मंडल है, तो संचालक मंडल में 11 निर्वाचित रखे हैं, 2 जो है नामांकित रखे हैं, 3 पदेन रखे हैं। यदि आपको लगे कि भाई हमें जो है एक्ट में अमेंडमेंट हो गया और एक्ट के अमेंडमेंट के कारण से जिस प्रकार की सोसाइटी कार्य कर रही है, उस सोसाइटी में कोई विशेषज्ञ की आवश्यकता है कि वो विशेषज्ञ हमें उस विषय में ज्ञान देगा, तो ऐसी दशा में आपके उपविधि में आप संशोधन कर दें कि हमारे उपविधि में जो है विषय विशेषज्ञ का प्रावधान नहीं रखा गया, विशेषज्ञ का प्रावधान नहीं होने के कारण से हम हमारी उपविधि में संशोधन करेंगे, क्योंकि हमें जो भी काम करना है उपविधि के लिखित जो प्रोविजंस हैं उसको करना पड़ेगा। भले ही एक्ट के अंदर अमेंडमेंट हो गया, पर आपकी उपविधि में अगर अमेंडमेंट नहीं हुआ तो वह मान्य नहीं किया जाएगा। तो इस विषय में हमें एक प्रारूप बनाना पड़ेगा। प्रारूप का पहला कॉलम होगा उपविधि क्रमांक, वर्तमान शब्दावली, उसके बाद में उपविधि क्रमांक। यदि उपविधि क्रमांक पुराना है और उसमें अगर कभी आप कुछ घटा बढ़ा रहे हैं तो वो उपविधि क्रमांक लिख दी जाएगी। यदि आप कोई नई उपविधि का कोई बिंदु बना रहे हैं तो नवीन हम उसकी संख्या डाल देंगे। या मान लीजिए उपविधि क्रमांक 10 है और 10 में हमें कुछ और एक बिंदु बढ़ाना है तो हम 10-2 या 10-3 इस तरीके से उसे कर सकते हैं। फिर जो है प्रस्तावित शब्दावली, तो प्रस्तावित शब्दावली क्या होगी वो लिख दिया जाएगा। और फिर आखिरी कॉलम में हम लिखेंगे कि जो हम संशोधन कर रहे हैं उसका कारण क्या। इस चार्ट के अंदर जो है संचालक मंडल के सामने प्रस्ताव आएगा, संचालक मंडल इसके विषय में चर्चा करेगा। चर्चा करने के बाद में जब ये संकल्प पारित हो जाएगा तो संकल्प पारित करके अमेंडमेंट को जो है वो अग्रेषित करेगा एजीएम के लिए, वार्षिक साधारण सभा के लिए। वार्षिक साधारण सभा के अंदर ये जाएगा तो वार्षिक साधारण सभा के लिए ये जरूरी है कि उपविधि में यदि संशोधन किया जाता है तो इसका उल्लेख जो है हमें एजेंडा में करना पड़ेगा, विषय के रूप में उसे रखना पड़ेगा। और जो हम प्रस्तावित उपविधि में संशोधन कर रहे हैं तो उसका जो चार्ट बनाया है वह चार्ट भी उसके साथ में लगाना पड़ेगा। और यह चार्ट जो है और जो उपविधि संशोधन का विषय है वो हमारा एजीएम के एजेंडा का विषय होना अनिवार्य है। इसके साथ में जो हम उपविधि में संशोधन कर रहे हैं तो वर्तमान शब्दावली क्या है, प्रस्तावित शब्दावली क्या है, किस कारण से हम कर रहे हैं, यह लगा के भी देना पड़ेगा। अगर एजेंडा के साथ में जानकारी नहीं दी गई तो जो संशोधन किया गया है वह विधिपूर्ण नहीं होगा। संचालक मंडल में जो है वह के अग्रेषण के पश्चात एजेंडा में रखा जाएगा, एजेंडा के बाद एजीएम में रखा जाएगा। एजीएम में जिस दिनांक को यह प्रस्ताव पारित हो जाता है, वो बहुमत से पारित हो जाता है, तो उसे जो है लेंगे, उसके साथ में प्रपत्र लगेंगे जिसमें एक प्रमाण पत्र होगा कि सारे सदस्यों को सूची दे दी गई है। उसके बाद में फिर एक प्रमाण पत्र ये होगा कि आम सभा में कितने लोग उपस्थित हुए, उसके जो है सोसाइटी के कुल सदस्य कितने हैं, आम सभा में कितने उपस्थित हुए, उनमें से पक्ष में कितने ने मत दिया, विपक्ष में कितनों ने मत दिया। वो एक जो है 3 प्रपत्र होते हैं, 3 प्रपत्र लगा के जिस दिनांक को एजीएम की गई है उस दिनांक के 30 दिन की अवधि में यह प्रस्ताव जो है रजिस्ट्रार को भेजा जाता है। रजिस्ट्रार इस प्रस्ताव के विषय में चर्चा करता है, उसका समीक्षा करता है। समीक्षा करने के बाद में यदि उसे कोई क्लेरिफिकेशन होता है तो वो सोसाइटी को समन्स जारी करता है। तो सोसाइटी का समिति प्रबंधक या अध्यक्ष या दोनों रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत होते हैं और जो संशोधन किया गया है उस संशोधन के विषय में जो भी क्वेरी की जाती है उस क्वेरी का वो रिप्लाई देते हैं। रिप्लाई देने के बाद में यदि रजिस्ट्रार उससे संतुष्ट हो जाता है तो ऐसी दशा में वह उपविधि संशोधन पंजी जो अलग से बनाई गई है उसके अंदर वह उसकी एंट्री कर लेता है और जो भी सोसाइटी में उपविधि का संशोधन स्वीकार किया गया है सब पे अनुमोदित की सील लगा के हस्ताक्षर करता है और वह संस्था को वापस कर देता है, जिससे और वह रजिस्टर्ड होने और अनुमोदित होने के पश्चात उपविधि का भाग जो है वह संशोधन हो जाता है और उस संशोधन के अनुसार फिर सोसाइटी को कार्य करना होता है। तो सोसाइटी धारा 11 के अंतर्गत स्वयं आवेदन कर सकती है। धारा 12 के अंतर्गत रजिस्ट्रार को शक्तियां प्रदत्त की गई है जिसमें संशोधन करने का अधिकार उसे है। यदि एक्ट में अमेंडमेंट हो जाता है या और किसी प्रकार से जो है
उसे लगता है कि यह जो प्रावधान किए गए सोसाइटी के हित में नहीं है, तो ऐसी दशा में वह स्वयं एक नोटिस जारी करता है। वो नोटिस जारी करने के साथ में वह प्रपत्र उस तरीके से ही लगाएगा जिस तरीके से कि हमने सोसाइटी द्वारा अपना जो ओपीडी संशोधन का प्रस्ताव भेजा गया था, तो उसी तरीके का प्रस्ताव जो है रजिस्ट्रार के द्वारा आपको भेजा जाएगा, जिसमें ओपीडी क्रमांक, वर्तमान शब्दावली, जो है संशोधित उपविधि जो आप कर रहे हैं वह, और उसके पश्चात में प्रस्तावित शब्दावली और संशोधन का क्या कारण है यह बताया जाएगा। और सोसाइटी को दिया जाएगा 60 दिन का समयावधि दी जाती है कि 60 दिन की समयावधि में जो है इसमें यदि सोसाइटी को अपना पक्ष प्रस्तुत करना है तो पक्ष प्रस्तुत करा जाएगा। यदि पक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो उसे अपने लिखित में उसके संशोधन क्यों मान्य नहीं करेंगे वो सारे तथ्य लिखे जाएंगे, और उसके पश्चात रजिस्ट्रार जो है दोनों पक्ष जो है सोसाइटी को सुनने के बाद में जो शासन के द्वारा सोसाइटी की ओपीडी में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है उसके विषय में आदेश देगा। यदि 60 दिन की अवधि में सोसाइटी द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है, जिसे उजरदारी कहते हैं, वो यदि नहीं किया जाता है तो रजिस्ट्रार आपके द्वारा कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया और ओपीडी का जो प्रस्तावित संशोधन वो आपको मान्य है यह करके अनुमोदित करके वह ओपीडी संशोधन की प्रति आपको उपलब्ध करा होता है। तो आज मैंने आपको जो है धारा 12 तक पढ़ाया ओपीडी संशोधन का। यदि आपका कोई प्रश्न हो, और कल जो है हम प्रारंभिक रूप में जो सोसाइटी का विभाजन वगैरह का प्रश्न जो आया था उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो मेरी आपसे अपेक्षा है कि 15, 16, 17 धारा जो है और उधर नियम 11 यदि आपके पास में एक्ट है और उसे यदि पढ़ लेंगे तो आपकी जो जिज्ञासा वो भी शांत होगी और जो हम चर्चा करेंगे वो भी आपसे स्पष्ट हो जाएगा। आज जिस विषय पे हमने चर्चा करी, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो बोलिएगा। हाँ सर, नमस्कार। हाँ जी बोलिए। हाँ, मध्य प्रदेश सरकारी सोसाइटी अधिनियम जो है 1960 का है, सामान्य रूप से जिंदल का है। तो जिंदल का जो आप यदि परचेस करें, जिंदल नाम से योगेश जिंदल इसका है, इंदौर का ये राजकमल प्रकाशन का प्रकाशन है इसका। तो इससे डिग्लॉय खरीदे। डिग्लॉय का मतलब ये होता है कि एक तरफ हिंदी और एक तरफ अंग्रेजी, क्योंकि कभी कभी हिंदी के इतने क्लिष्ट शब्द हो जाते हैं कि हमारे खुद के समझ में नहीं आता है, तो हम इंग्लिश उसे कंपेयर कर सकें। तो जिंदल का एक अच्छा सामान्य रूप से जो अधिकारी और विभाग में ज़्यादातर उसी को ले रहे हैं और वो भी अपडेट हमेशा रख पा रहे हैं। और कोई प्रश्न? तो चलिए सर, धन्यवाद आप सभी को। कल फिर हम जो है धारा 13 से पढ़ेंगे और उसमें आंशिक रूप से हम सोसाइटियों का जो विभाजन है, एकीकरण है, इसके विषय में पढ़ेंगे। यदि आपके पास कोई पुराना एक्ट भी अभी आप तत्काल नया नहीं खरीद पा रहे हैं तो इसमें कोई ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं हुए हैं, तो आपकी सोसाइटी में जो पुराना अधिनियम रखा हुआ उसमें धारा 15, 16, 17 जो है 17 तक पढ़ लें और उधर नियम 11 पढ़ लें। तो हम इसकी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अधिनियम के बाकी चीज़ों के तो आपके जो है सेमिनार्स होते रहते, चर्चा होती रहती है, विशेष रूप से अधिनियम पे इतनी चर्चा नहीं होती है। तो इस पर यदि आप पढ़ेंगे और उसके बाद यहाँ हम इसे डिस्कस करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा उपयोगी रहेगा। चलिए, आज का समय संपूर्ण पूर्ण हो गया है। कल फिर मुलाकात होती। थैंक यू, नमस्ते।